स्वागत है बच्चों। मैं अनिल कुमार सिंह गौर, सहायक अध्यापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय, राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज पचनेही। आज बच्चों जो हमारे चर्चा के बिंदु हैं, धान की उन्नत खेती के अंतर्गत आज हम भूमि की तैयारी, प्रजातियों का चयन, शुद्ध एवं प्रमाणित बीज, उर्वरकों का संतुलित प्रयोग एवं विधि, नर्सरी, रोपाई का समय व विधि, खरपतवार नियंत्रण, फसल सुरक्षा, बालियां काटने वाले कीट जिनको हम सैनिक कीट के नाम से जानते हैं, जीवाणु, झुलसा रोग की पहचान एवं उपचार, धान की कटाई एवं उपज, मक्का की उन्नत खेती, उसके अंतर्गत भूमि, खेत की तैयारी, प्रजातियों का चयन, बीज की मात्रा एवं बुआई, खरपतवार नियंत्रण, उर्वरक, सिंचाई, मिट्टी चढ़ाना, फसल की रखवाली एवं फसल सुरक्षा और रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में बच्चों 3 ऋतुएं जाड़ा, गर्मी, बरसात होती हैं। इन तीनों ऋतुओं के अनुसार फसलों को रबी, खरीफ व जायद में वर्गीकृत किया गया है। जो फसलें वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं उन्हें खरीफ की फसल, जो शीत ऋतु में उगाई जाती हैं रबी की फसल एवं जो गर्मी ऋतु में उगाई जाती हैं उन्हें जायद की बच्चों फसल कहते हैं। वर्षा ऋतु में जो फसलें उगाई जाती हैं उनमें किस फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है? धान की फसल को अधिक पानी की बच्चों आवश्यकता होती है। धान खरीफ की प्रमुख फसल है। धान की उन्नत खेती के लिए निम्नलिखित बातों को जानना आवश्यक है बच्चों। कौन कौन सी? कि संतुलित प्रजातियों का चयन, जलवायु, मिट्टी, सिंचाई के साधन, जल भराव तथा बुआई एवं रोपाई की अनुकूलता के अनुसार करना चाहिए। प्रमाणित बीजों का ही प्रयोग करना चाहिए और समय पर रोपाई करना चाहिए। भूमि की तैयारी हम बच्चों कैसे करें? भूमि की तैयारी का तात्पर्य है कि खेतों की जुताई, समतलीकरण एवं मेड़बंदी करने से है। खेतों की मेड़बंदी करके 2-3 जुताइयां गर्मी के समय में ही करनी चाहिए। मेड़बंदी से वर्षा का पानी खेतों में संचित रहता है और रोपाई के समय खेत में पानी भर करके जुताई करना चाहिए। प्रजातियों के चयन, यहां पर देखें कि किस प्रजाति के बीज हम लोग बोएं बच्चों। प्रजातियों का चयन देखा जाए तो फसलों की पैदावार पर प्रजातियों का बहुत अधिक गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः क्षेत्र के अनुसार उचित प्रजातियों का चयन करना आवश्यक होता है। सीधी बुआई अगर करनी है तो हमें साकेत 4, गोविंद, अश्विनी एवं नरेंद्र 118 का हम प्रयोग कर सकते हैं। प्रजातियां हैं बच्चों ये धान की। रोपाई अगर करनी है तो नरेंद्र 97, साकेत 4, रत्ना, सरजू 52, पंत धान 12 और IR 8 ये इसकी प्रजातियां हैं। अब सुगंधित धान में अगर सुगंधित चावल हमें चाहिए तो हम क्या करें उसके लिए? टा3, बासमती 370, पूसा बासमती 1 और हरियाणा बासमती, ये हमारी प्रजातियां हैं बच्चों। शुद्ध एवं प्रमाणित बीजों का प्रयोग करना चाहिए। कैसे? शुद्ध एवं प्रमाणित बीज क्या है कि प्रमाणित बीज से उत्पादन बच्चों अधिक होता है। अतः किसान को संतुलित प्रमाणित बीज का ही चयन करना चाहिए। कृषकों को प्रमाणित बीज से उत्पन्न बीज को, यानी अपने खेत का बीज, दूसरे साल बीज के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उत्पादन बच्चों कम होता है। यहां पर अगला जो बिंदु है, उर्वरकों का संतुलित प्रयोग एवं विधि। हम लोग बच्चों देखते हैं कि किसान जो होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करता है, खाद का प्रयोग करता है। इसकी वजह से मिट्टी को भी नुकसान पहुंचता है, साथ साथ फसलों को भी नुकसान पहुंचता है। संतुलित प्रयोग और विधि से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर उर्वरकों का प्रयोग सदैव मृदा परीक्षण के आधार पर ही करना चाहिए। सिंचित दशा में इस स्थिति में नत्रजन 120, फास्फोरस 60 एवं पोटास 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। नत्रजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा रोपाई के 1 या 2 दिन खेत में देना चाहिए।
नत्रजन की क्षेत्र जो शेष मात्रा बच रही है उस मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर कल्ले निकलते समय एवं बाली निकलने से पूर्व छिड़क कर करना चाहिए। ये जो है सिंचित दशा की उचित मात्रा है जो हम लोग उर्वरक देते हैं, जो हम खाद देते हैं। सीधी बुआई में क्या करना चाहिए? धान की बुआई सीधे खेतों में छिटक करके भी की जाती है। अधिक उपज देने वाली प्रजातियों में नत्रजन 100 यानी 100 किलोग्राम, फास्फोरस 50 तथा पोटास 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दिया जाता है। नत्रजन की जो 1/4 मात्रा है फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा कूट में बीज के नीचे डालना चाहिए। ऊन में जो नीचे होता है डालना चाहिए। नत्रजन 2/4 भाग कल्ले फूटते समय और शेष 1/4 भाग बाली बनने से पूर्व प्रयोग करना चाहिए। यानी इसका तात्पर्य है कि जो हमने यहाँ पर 100, 50 ये हमने जो लगभग 200 किलो हमारा जो बन गया उर्वरक, इसको हमें किस तरह से बांटना है कि 1/4 मात्रा तथा फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा कूट में बीज के नीचे डालना चाहिए। इसके बाद 2/4 भाग कल्ले फूटते समय और 1/4 भाग बाली बनने से पूर्व प्रयोग करना होगा। धान की रोपाई से पहले बच्चों नर्सरी का प्रयोग किया जाता है। हम धान के बीजों को बो देते हैं और वहां पर छोटे छोटे जो पौधे उत्पन्न होते हैं उसमें फिर हम उनकी रोपाई करते हैं। नर्सरी 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल की रोपाई के लिए महीन धान का 30 किलोग्राम, मध्यम धान का 35 किलोग्राम और मोटे धान का 40 किलोग्राम बीज पौधा तैयार करने के लिए पर्याप्त होता है। 1 हेक्टेयर में ये संख्या है बच्चों 30, 40, 45। 1 हेक्टेयर नर्सरी में 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल की रोपाई होती है। यानी यदि हम 1 हेक्टेयर के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, इतना बीज का प्रयोग कर रहे हैं, इससे हम 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल की रोपाई कर सकते हैं। नर्सरी में पौधों की उचित बढ़वार के लिए 100 किलोग्राम नत्रजन एवं 50 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। नर्सरी में खैरा रोग के नियंत्रण हेतु 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट का 2% यूरिया के साथ घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। नर्सरी में कीड़ों के बचाव हेतु क्लोरोपायरीफॉस 20 EC, जिसको इमल्सन कंसंट्रेट कहा जाता है, का 15 लीटर को 800 लीटर पानी में मिलाकर बच्चों छिड़काव करना होगा। इससे हमारी नर्सरी जो होती है उसमें जो लगी हुई फसल होती है, जो हमारे पौध तैयार हो रहे होते हैं, वो बच्चों सुरक्षित रहते हैं। इसके बाद आता है रोपाई का समय व विधि। रोपाई का जो समय है लाइन से लाइन 15 से 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। एक स्थान पर 2-3 पौधे या फिर 3-4 सेंटीमीटर की गहराई पर लगाए जाते हैं। यानी जो बाड़ लगाई जाती है उनके बीच में दूरी कितना होना चाहिए, ये बिल्कुल हिसाब से लगाना चाहिए। बहुत ज्यादा नजदीक लगा देंगे तो जो धान का पौधा है वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है, उसको पूरी फैलने की जगह नहीं मिलती है बच्चों। इसके साथ साथ नर्सरी में पौधे 20-25 दिन में रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। पौधों की रोपाई जून के अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई के अंत तक बच्चों की जाती है। धान में भी खरपतवार होता है तो उसका नियंत्रण कैसे होगा? खरपतवार नियंत्रण के अंतर्गत देखेंगे आप कि धान की बुआई या रोपाई करने के 20-25 दिन बाद उगे हुए खरपतवारों को खुरपी हो या फिर पैडी बियर की सहायता से निकाल देना चाहिए। रोपाई वाले धान के खेत में घास फूस एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण हेतु ब्यूटाक्लोर यानी 50 EC 3 से 4 लीटर अथवा ब्यूटाक्लोर 5% ग्रेन्यूल 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है। ये दवाओं के बच्चों नाम है, ये आपको यहाँ पर जो आपके जिले हैं, जो केमिकल की दुकानें हैं, उनमें मिल जाती हैं। खरपतवार नाशक रसायनों का प्रयोग करते समय खेत में 4 से 5 सेंटीमीटर पानी भरा होना आवश्यक होता है। इसके साथ साथ हम फसल सुरक्षा कैसे करेंगे? धान के खेत में रोपाई से कटाई तक विभिन्न प्रकार के कीड़े जो होते हैं एवं रोग लगते रहते हैं। धान में लगने वाले प्रमुख कीट दीमक, गंधी, बग, सैनिक कीट, हरा फुदका, पत्ती लपेट कीट तथा तना छेदक
आदि बच्चों कीट हैं। ये कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं धान की फसल को। या दीमक की बात की जाए, यहाँ पर पहला बिंदु है कि धान के जड़ तने एवं पत्तियों को असिंचित दशा में बुआई किए हुए पौधों को दीमक खाकर नष्ट कर देते हैं। दीमक से बचने के लिए सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए, फसलों के अवशेष को नष्ट कर देना चाहिए एवं कच्चे गोबर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गंधी बग नामक एक कीट होता है। धान की खड़ी फसल में हरे रंग के लंबे बेलनाकार कीड़े दिखते हैं, उसे हम गंधी बग कहते हैं। इसके जो शिशु व प्रौढ़ दोनों दुग्धावस्था में बालियों के रस चूस लेते हैं और बालियां बच्चों सफेद हो जाती हैं। इसके नियंत्रण हेतु खेत को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए। 5% मैलाथियान धूल का 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से फसलों पर बच्चों छिड़काव करना चाहिए। बालियां काटने वाले कीट यानी जिसको हम सैनिक कीट के नाम से जानते हैं, इस कीट की जो सूइयां हैं दिन में कल्लों व मृदा दरारों में छिपी रहती हैं और ये कीट रात में निकलकर एवं पौधों पर चढ़कर धान की बालियों को काटकर जमीन पर गिरा देते हैं। इनके नियंत्रण के लिए आप देखेंगे कि इंडोसल्फान 35 ईसी का 125 लीटर या क्लोरोपायरीफॉस 20 ईसी का 150 लीटर यानी 600 से 800 लीटर पानी में मिलाकर फसल पर 10-15 दिन के अंदर या उनके अंतर पर 2-3 बार छिड़काव करना होगा। तो हमें इन सैनिकों से यानी सैनिक कीटकों से हमें कहीं ना कहीं छुटकारा मिल जाता है। धान की फसल में जो रोग लगते हैं, खैरा रोग, जीवाणु, झुलसा रोग, झोंका यानी ब्लास्ट और टुंग रोग। खैरा रोग क्या है? यह रोग भूमि में जस्ता या जिंक की कमी कारण होता है। रोगी पौधे आकार में छोटे हो जाते हैं तथा पत्तियों पर कत्थई रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 2.5 किलोग्राम बुझा हुआ चूना अथवा 20 किलोग्राम यूरिया 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। नोट भी है बच्चों, इसको नोट भी करते जाना है। जीवाणु झुलसा रोग की पहचान एवं उपचार क्या है? जीवाणु झुलसा रोग की पहचान एवं उपचार अगर देखें तो इस रोग में पत्तियों के किनारे या नोक एकदम सूखने लगते हैं बच्चों, फसल पीली पड़ जाती है। इसके नियंत्रण हेतु खेत का पानी निकाल देना चाहिए। रासायनिक उपचार में 15 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन व कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के 500 ग्राम मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर 2 से 3 बार छिड़काव करना चाहिए। धान की कटाई एवं उपज को देखते हैं अब कि धान की बालियां जब पीली होकर लटक जाएं तब कटाई की जाती है। कटे धान के पौधों को सूखने के लिए खेत में 2 से 3 दिनों तक छोड़ देते हैं। ऐसा करने से धान की मड़ाई में आसानी होती है और पुआल सड़ने से बच जाता है। औसतन 50 से 55 कुंतल प्रति हेक्टेयर उपज हमें धान की बच्चों प्राप्त होती है। अगला जो हमारा अध्ययन बिंदु है मक्का है कि मक्के की उन्नत खेती किस तरह से की जाती है। आपने बच्चों भुना हुआ भुट्टा खाया होगा। भुट्टा मक्के से प्राप्त होता है। इसकी खेती पशुओं हेतु हरे चारे के लिए भी की जाती है। मक्का की खेती पहले केवल वर्षा ऋतु में ही की जाती थी। वर्तमान समय में मक्का की खेती उपयुक्त वैज्ञानिक विधियों एवं प्रजातियों का विकास हो जाने के कारण तीनों ऋतुओं में जैसे खरीफ, रबी एवं जायद में भी की जाने लगी है। मक्का की उन्नत खेती देखा जाए तो निम्नलिखित जो ये हमारे बिंदु लिखे हैं इनके अनुसार हमें करना चाहिए। जैसे पहला बिंदु आता है भूमि कि मक्का की खेती के लिए दोमट मिट्टी पलटने वाले हल से दोमट मिट्टी या फिर जैव पदार्थ जल निकास वाली भूमि अच्छी होती है। यानी दोमट मिट्टी हो और जल निकास वाली भूमि हो। खेत की तैयारी के बारे में बात करें तो पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और इसके बाद 2-3 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से करना चाहिए। प्रजातियों का कैसा चयन होगा इसमें? मक्के से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्नतशील प्रजातियां यानी जो हमारे शुद्ध बीज हैं उनको बोना चाहिए।
मक्के की शुद्ध एवं उन्नतशील संततियां जो हैं, प्रजातियां हैं जो, वो आपको यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे संकर मक्का में हाइब्रिड गंगा 2, दाने का रंग सफेद, चपटा एवं चिकना, गंगा 11, दाने का रंग पीला। डेकन 107 जिसमें दाने का रंग पीला होता है। संकुल मक्का कंपोजिट जिसको बोलते हैं, तरुण, दाने का रंग पीला, चपटा एवं बेलनाकार। नवीन, कंचन, श्वेता, आजाद तथा उत्तम आदि ये इसकी प्रजातियां हैं जिनको हम बोते हैं। बीज की मात्रा देखा जाए कैसी होना चाहिए, कितनी होना चाहिए। देसी छोटी प्रजातियों के लिए 18 से 20 किलोग्राम तथा संकर व संकुल प्रजातियों के लिए 20 से 25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर बोना चाहिए। यहाँ पर बच्चों मैंने एक चित्र दिखाया हुआ है। ये जो चित्र है इसमें आपको ये नाप बताई जा रही है कि एक पौध से दूसरे पौध की कितनी दूरी होना चाहिए। हमारा जो अगला शिक्षा बिंदु रहेगा कि इसका समय क्या होगा मक्के का। मक्के की बुआई का जो उचित समय है वो 1 जून से 15 जून तक है बच्चों। असिंचित क्षेत्र में बुआई जो होती है वो जुलाई के प्रथम सप्ताह में करना चाहिए। बुआई हल के पीछे कुंडों से 5 सेंटीमीटर गहराई तक करना चाहिए। आप देखेंगे कि जो आपको कुसिया है जो हल की, वो लगभग 5 सेंटीमीटर जमीन के अंदर जाए, वहां तक इसका 5 सेंटीमीटर तक बीज पहुंचना आवश्यक होता है। पाटा लगाकर मिट्टी को दबा देना चाहिए और पंख से पंख की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा पौधों से पौधों की दूरी प्रजाति के अनुसार 20 से 25 सेंटीमीटर रखना चाहिए। जिन स्थानों में दीमक का प्रकोप होता है वहां बुआई करने से पहले खेत में 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 2% मिथाइल पैराथियान का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों मक्के में भी खरपतवार होती है। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऐसे गलत पौधे मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं मक्के को प्रभावित कर सकते हैं, फसल को। इनका कैसे नियंत्रण करेंगे? खरपतवार का नियंत्रण निराई गुड़ाई करके किया जाता है। पहली निराई बुआई के 15-20 दिन बाद, दूसरी निराई 40 से 45 दिन बाद करनी चाहिए। मक्का में खरपतवार नियंत्रण हेतु एट्रोजिन 10 किलोग्राम घुलनशील चूर्ण को 800 लीटर पानी में घोलकर अंकुरण से पूर्व एवं 1 हेक्टेयर खेत में छिड़काव करते हैं। यह रसायन सभी प्रकार के खरपतवारों और बीजों को जमने से रोकता है। मक्का के बीजों को नहीं, खरपतवार जो हैं उनके बीजों को जमने से रोकता है। हम इसमें उर्वरक का भी बच्चों प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि मक्का की भरपूर उपज लेने के लिए संतुलित उर्वरकों का प्रयोग आवश्यक है। अतः कृषकों को भूमि परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करने के लिए सुझाव देना चाहिए। संकर एवं संकुल प्रजातियों के लिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास एवं देसी प्रजातियों के लिए 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस तथा 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टर प्रयोग करना चाहिए। बुआई के समय नाइट्रोजन की आधी तथा फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा कुन्नों में बीज के नीचे डालना चाहिए। यानी हल की जो कुसिया होती है जो आपको बीज बोने के लिए होता है वहीं से आपको नीचे की तरफ देना चाहिए। इसके साथ साथ शेष नाइट्रोजन को 2 बार में बराबर मात्रा में छिड़काव करना चाहिए। पहला छिड़काव निराई के तुरंत बाद और दूसरा नर मंजरी निकलते समय करना चाहिए। सिंचाई की बात करें बच्चों कि यदि वर्षा ना हो तो सिलिकन के समय से लेकर दाना पड़ने की अवस्था तक पर्याप्त नमी बनाए रखने के समय समय पर सिंचाई मक्के में करना चाहिए। इसके साथ में मक्के में मिट्टी भी चढ़ाना होता है बच्चों। पौधे को गिरने से बचाने के लिए मिट्टी पलटने वाले हल, जिसको हम सेजड़ों कहते हैं, सेजड़ों पर मिट्टी चढ़ाना चाहिए जहां पर इसकी जड़ें निकलती हैं बच्चों। इससे ये नीचे नहीं गिरता है और मजबूत पौधा बना रहता है। फसल की रखवाली एवं यदि हम फसल सुरक्षा की बात करें तो मक्का की जो फसल है पक्षियों एवं जानवरों से इनका बचाव हेतु रखवाली आवश्यक है। तना छेदक कीट, इस कीट की जो सूढ़ियां होती हैं तनों में छेद करके अंदर ही अंदर खाती रहती हैं, जिससे पौधों का उग्र भाग जो होता है या अग्र भाग जो होता है वो सूख जाता है।
और मृत गोब के रूप में वो तैयार हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए इंडोसल्फान 35 EC का 15 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 600 से लेकर 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना आवश्यक होता है। मक्के की फसल को एक और जंतु है जो बहुत नुकसान पहुंचाता है, जिसको हम टिड्डे के नाम से जानते हैं। इस कीट के जो शिशु होते हैं तथा पौध दोनों ही पत्तियों को खाकर पौधों को नष्ट कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए मिथाइल पैराथियान 2% 20 से 25 किलोग्राम का छिड़काव प्रति हेक्टेयर करना चाहिए। रोग कौन कौन से लगते हैं? पत्तियों में देखेंगे आप तो झुलसा रोग। इस रोग में पत्तियों पर बड़े बड़े लंबे अथवा कुछ अंडाकार भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। अधिक प्रकोप होने पर पत्तियां झुलस कर सूख जाती हैं। इसके उपचार हेतु जो है 20 से 25 किलोग्राम इंडोफिल M45 को 800 से लेकर 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर 2 से 3 बार छिड़काव करना आवश्यक होता है। तना सड़न ये भी एक इसका रोग है। यह रोग अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र है वहां पर लगता है। पौधों के पोरों में सड़न होती है और पत्तियां पीली पड़ करके सूख जाती हैं। इस रोग का प्रभाव यदि दिखाई देता है तो 15 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से इस रोग पर कहीं न कहीं नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। बच्चों, आज हम लोगों ने भूमि की कैसे तैयारी करते हैं धान के लिए, शुद्ध एवं प्रमाणित बीज क्या है, प्रजातियां क्या है, उर्वरकों का जो संतुलन एवं प्रयोग विधि है वो जाना, नर्सरी रोपाई का समय व विधि, खरपतवार को किस प्रकार से नियंत्रण किया जाए ये जाना, फसल सुरक्षा, बालियां काटने वाले जो कीट है जिनको हम सैनिक कीट के नाम से जानते हैं इनके बारे में जाना, जीवाणु झुलसा रोग की पहचान एवं उपचार, धान की कटाई एवं उपज, इन सब के बारे में हमने जाना। इसके साथ साथ मक्का की जो उन्नत खेती के अंतर्गत कैसे उसकी भूमि को तैयार किया जाता है, खेत की कैसे तैयारी की जाती है, प्रजातियों का कैसे चयन किया जाता है, कौन कौन सी प्रजातियों का प्रयोग कर सकते हैं, बीज की मात्रा एवं बुआई, खरपतवार नियंत्रण, उर्वरक, सिंचाई, मिट्टी चढ़ाना, फसल की रखवाली एवं फसल सुरक्षा तथा मक्के में लगने वाले रोग और उनसे किस तरह से बचाव हो, इसके बारे में आज हमने जाना। बच्चों गृह कार्य नोट कर लें। धान की नर्सरी तैयार करने की विधि बताइए। पहला प्रश्न, धान की रोपित फसल में सुरक्षा के क्या क्या उपाय किए जाते हैं? आपका दूसरा प्रश्न बच्चों, धान की फसल में खाद एवं उर्वरक की मात्रा प्रति हेक्टेयर बताइए तथा देने की विधि भी लिखिए। तीसरा प्रश्न, मक्का में लगने वाले रोग एवं उससे बचाव के उपाय बताइए। मक्का की फसल में खाद एवं उर्वरक की मात्रा प्रति हेक्टेयर एवं प्रयोग करने की विधि का वर्णन कीजिए। अगले वीडियो में हम अध्याय 7 के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।